पतंगों की दुनिया में उड़ने के लिए तैयार विद्यार्थियों, आइए अब हम पतंग का अगला भाग जिसकी व्याख्या हमें करनी है उसे करते हैं। तो देखिए, इस व्याख्या से पहले हम इसका मूल भाव फिर से एक बार आवृत्ति करें, समझ लें। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर, बड़े सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का एक रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालक का मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। आसमान से भी दूर, आसमान से भी ऊपर, अंतरिक्ष में जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में हमें ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, हमें अपनी ओर बुला रहा है कि आओ तुम भी ऊपर उठो, उन्नति करो, तरक्की करो। जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है और दिशाओं के मृदंग बजते हैं। ये आप अगली व्याख्या में पढ़ेंगे कि दिशाओं के मृदंग कैसे बजते हैं। इस कविता में जहां एक ओर छतों के खतरनाक किनारों से बच्चों के गिरने का भय है, डर है, तो दूसरी ओर जब वो भय पर विजय पा लेते हैं, छत से गिर जाते हैं और देखते हैं गिरने के बाद हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो बस फिर तो निडर हो गए। तो उस भय पर जब विजय पा लेते हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है, इतनी मस्ती से वो झूमते हैं, गाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अर्थात अंधेरे वाले मौसम के बाद शरद अर्थात उजाले वाले मौसम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पतंगे उड़ाने की अब ठान ली है, और जब ठान ली है तो ये किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या अगला भाग। जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। अब यहाँ एक कपास शब्द अपने आप में अकेला शब्द रूपक अतिशयोक्ति, रूपक और अतिशयोक्ति दो अलंकारों को लिए बैठा है बच्चों। कैसे? अब यहाँ कहना चाहते हैं बच्चे अपने साथ कपास लाते हैं। अब कपास तो हुई क्या, कपास तो कॉटन होती है ना, रुई होती है, और उस कपास में क्या है, निर्मलता होती है, निश्चलता होती है और सुकोमलता होती है, लचीलापन होता है। ये सारे अर्थ देने के लिए कवि ने क्या प्रयोग किया, कपास, जो कि लाक्षणिक अर्थ हैं इसके ये सारे। अब एक कहकर कवि ने रूपक अलंकार लगाया कोमलता के लिए कपास का प्रयोग करके, और अतिशयोक्ति उसको बढ़ा चढ़ा के प्रयोग किया, तो एक ही शब्द में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। पृथ्वी जन्म से ही बच्चे अपने साथ क्या लाते हैं, कोमलता, और क्या लाते हैं, निश्चलता, सुकोमलता, निर्मलता, उनके मन में छल कपट नहीं है, और लचीलापन, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। तो लाते हैं तो क्या करते हैं, फिर घूमते हैं, और घूमते हुए पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैर जैसे थिरकते रहते हैं, डोलते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो एक जगह पर टिकते नहीं है। तो पृथ्वी भी उनके पास, उनके बेचैन पैरों के पास ऐसा लगता है घूमती हुई आ रही है। जैसे कोई गोल 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 घूमता जाएगा तो क्या होगा, ऐसे लगेगा धरती भी घूम रही है, घूमती हुई हमारे पास आ रही है। वही स्थिति है यहाँ पर। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध मतलब मस्त होकर, लापरवाह होकर, निश्चिंत होकर, जब वो दौड़ते हैं ना, तो क्या होता है, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब देखिए कवि का कितना सुंदर प्रतीक है, कितना सुंदर प्रयोग है, छतों को नरम बनाते हुए। छत तो जैसी है वैसी रहेगी, नरम तो हो नहीं सकती, लेकिन कवि की चतुराई है, कवि की काव्य कला है। ये कहते हैं कोमल है ना बच्चे, वो अपने से ऐसा सबको बना देते हैं, क्योंकि जब वो बार बार उछलते कूदते हैं तो वो छतें भी कोमल हो जाती हैं, अर्थात उनका भी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार जैसी छवि उनके ऊपर भी दिखाई दे रही है। अर्थात छतों ने भी बच्चों की कोमलता देख करके अपना कठिन स्वभाव, अपना जो सख्त स्वभाव है वो छोड़ दिया और कोमल हो गई है। दिशाओं को बच्चे जब घूमते हैं तो सीटियां, पिछली कभी व्याख्या में आपने पढ़ा था, सीटियों, किलकारियों की ध्वनियां, तो वो जब बजती हैं तो ऐसे लगता है पूरी दिशाएं चारों ओर सभी जगह से मृदंग की तरह बजाते हुए हैं। वो बच्चे चारों दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। मृदंग क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये मृदंग है जो ढोलक नुमा होता है, लेकिन इसके दोनों हिस्से समान होते हैं। ढोलक में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो वो
बच्चे मृदंग का स्वर मधुर होता है, ढोलक से भी ज्यादा मधुर होता है, तो बच्चे मृदंग की तरह बजाते हैं दिशाओं को। यहाँ भी कवि ने मृदंग शब्द के प्रयोग से रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया। और आगे कहते हैं जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, आगे पेंग भरना क्या है, एक तरह से झूला झूलना, झूमना, नाचना एक तरह से। तो जब बच्चे झूमते हुए चलते हैं पेंग भरना मतलब झूला झूलना या झूला झूलते हुए इधर उधर जाना। तो एक तरह से बच्चे झूमते हुए जैसे ये जा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हुए तो चले आते हैं, तो डाल की तरह, जैसे एक डाली होती है, पेड़ की डाली हिलती रहती है, हिलती रहती है, झूमती रहती है अपनी जगह पर, तो वो लचीले वेग से अक्सर, प्रायः, अधिकतर उनका जो लचीला वेग होता है, कहीं पर भी झुक जाएंगे, कहीं पर भी मुड़ जाएंगे, छोटा रास्ता हुआ घुस जाएंगे, उस तरह की जो बच्चे काम करते हैं, तो कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों पे खड़े हो जाएंगे वो और पतंग उड़ाते हैं उन छतों के खतरनाक किनारों तक, जहां पर खतरा है, किस चीज का खतरा है, गिरने का कहीं, लेकिन उनको वहां छतों के खतरनाक किनारों पर उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। अब किनारों पर खड़े हैं, वो गिर सकते हैं और गिर जाते हैं कई बार बच्चे, लेकिन कहते हैं अगर कोई बचाता है उन्हें, तो कौन बचाता है, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, उनके शरीर का जो रोमांचित हम क्या कहते हैं, हमारे रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं, कभी कभी आप देखोगे सर्दी के मौसम में नहा कर आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी डर के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो रोमांचित शरीर, कहते हैं कभी कह रहे हैं कि जब रोमांचित हो गया, अर्थात एक एक हमारे रोंगटे, हमारे रोम, ये रोमांच से परिपूर्ण, प्रसन्न, चंचल, जब हमारा एक एक अंग खिल जाता है, ये देखो बच्चे छतों के किनारे पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर हम बचते हैं तो कैसे, हमारे रोमांचित शरीर के संगीत से। संगीत अर्थात हमारे अंदर की जो उत्साह है, हमारे अंदर की जो तरंग है, वो बाहर निकलना चाहती है। और वो कैसे निकले बाहर, एक तो सीटियों के रास्ते से निकल रही है, दूसरा कैसे निकल रही है, हम पैरों से दौड़ते जा रहे हैं, और तीसरा हमारे रोंगटे अर्थात हमारे रोम फूल रहे हैं, उनसे बाहर निकल रही है हमारी मस्ती, हमारा उत्साह, हमारा जोश। तो ऐसे में सिर्फ वही उन्हें गिरने से बचाता है, वो जोश, वो धागा जो उन्होंने पकड़ रखा है ना, एक तरफ वो धागा पतंग को संभाल रहा है, एक तरफ वही धागा उनको संभाल रहा है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों में धड़कन है, पतंग कई बार ऊपर हमारी उछल रही है, चल रही है, लेकिन अचानक कई बार वो नीचे आने लगती है, झूमने लग जाती है, तो हमारी ऊंचाइयों को देखते देखते हमारी धड़कनें, बच्चों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं, तो उन धड़कनों के साथ उन्हें थाम लेती हैं, हमारी धड़कनों को और हमारी पतंग को, और हमें इन तीनों को थामता है, पकड़ लेता है, संभाल लेता है। महज, ये उर्दू का शब्द है बच्चों, महज केवल एक धागे के सहारे, एक धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ये वो धागा है जो प्रेम का धागा है, जो हमने ऊपर उठना है तो एक दूसरे के साथ प्रेम की लय लगानी है, ताकि हमें जिसका जो सहयोग चाहिए वो हमें मिल सके। तो कभी कह रहे हैं यहाँ धागे के सहारे वो पतंग हमें गिरने से बचाती है और हमारी ऊंचाइयों को और ऊंचा ले जाने में साथ देता है धागा। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बड़ी सरल शब्दावली है, खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। तो कह रहे हैं पतंगों के साथ साथ वे बच्चे भी उड़ रहे हैं। अब उड़ने का अर्थ यहाँ पर लाक्षणिक है, अर्थात उनके अंदर के सपने उड़ रहे हैं, उनके अंदर की कल्पनाएं उड़ रही हैं, उनके अंदर की आकांक्षाएं, उनके अंदर का जो उनका जो सपना है, जो इच्छाएं हैं, वो उड़ रही हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब रोम छिद्र, मैंने आपको बताया रोमांचित शरीर, रोंगटे जो हैं वो हैं उनके रंध्र, छेद। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभी अगर जब वो खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं तो उन्हें बचाता है तब, और अगर बच जाते हैं तो उस समय उन्हें कौन बचाता है, निडर होकर। जो बच जाते हैं तो फिर और निडर होकर के सुनहरे चमकते सूरज के सामने आ जाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है, अर्थात पृथ्वी भी उनकी तरह और क्रियाशील हो रही है और उन्हें कुछ सिखा रही है कि बच्चों तुम जितना एक्टिव हो उतने ही एक्टिव मैं भी हूं। तो इसी के साथ हमारे व्याख्या का भाग यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।